इलस्ट्रेशन 4 में पहला एडजस्टमेंट, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर एंट्रीज पास कर लेना। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2021। बताओ, द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स के अलावा इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडम्पशन है। तो सिंपल रिडम्पशन की तुमने पहले भी एंट्री पास करी है। बताओ फर्स्ट एंट्री क्या आती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहले, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, ये प्रीमियम, तो एक नया चीज और आ जाएगा। तो क्या आएगा बताओ एंट्री? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और फिर सेकेंड एंट्री क्या आएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आया समझ में? ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹30। मतलब हम लोग प्रीमियम पे बाईबैक कर रहे हैं। तो दो एंट्री बोलो फटाफट। इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स बाईबैक अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री, हाँ, इक्विटी शेयर्स बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो आ गया समझ में। फिर जो प्रीमियम है वो कहां से लेंगे हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम से। देखो ऊपर भी प्रीमियम था, किसमें? प्रेफरेंस शेयर्स में, वो भी मुझे प्रीमियम से राइट ऑफ करना है। तो पहले रिडम्पशन वाला करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वाला। बताओ क्या एंट्री आएगी? वही सेम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स। फिर ये वाला प्रीमियम भी हम लोग देखेंगे कहां से लेना है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए चेक करना है हमें, द पेमेंट फॉर द अबव वाज मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस। इसका मतलब क्या? बैंक से पैसा लिया मतलब इसके लिए मैंने कोई भी फ्रेश इशू नहीं करा है। समझ में? जब फ्रेश इशू नहीं करा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। बस ये चीज याद रखनी है, अगर फ्रेश इशू नहीं किया है तो सीआरआर क्रिएट करना है, सिंपल, ठीक है। सीआरआर देखो इसके लिए भी आएगा, याद है ना, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी आएगा और इक्विटी शेयर्स के लिए भी आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ो। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कॉस्टिंग 2 लाख, फेस वैल्यू 2,20,000। दिस डिबेंचर्स वर कैंसल्ड ऑन 1 अप्रैल। ये मैंने बीच में सिखाया था, ओन डिबेंचर्स वाला फंडा, है ना। देखो, डिबेंचर्स को रिडीम करने के दो तरीके, या तो उनको पैसा दे दो या फिर उनको एक बार खरीद के एज ए इन्वेस्टमेंट रखो हमारे पास। इन्वेस्टमेंट क्यों रखते हैं? ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे और पैसे की जरूरत पड़ी तो फिर से इशू कर दो, और पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है कैंसिल कर दो। याद आ रहा है ध्रुव? तूने मेरे को पूछा था, मैंने इसका पूरा अलग से सिखाया भी था, याद है? तो अब बताओ, मेरे ओन डिबेंचर्स कैंसिल हो रहे, मेरे इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो रहे, या एक बार और एक बार समझ सकते। देखो तुम 5 जने हो, करेक्ट। मैंने तुम सबको क्या दे रखे? डिबेंचर्स। मतलब तुमसे मैंने लोन ले रखा है और तुमको मैंने क्या दे रखा है? डिबेंचर्स। सब समझो, सबसे मैंने 1-1 लाख के क्या ले रखे? लोन ले रखे, करेक्ट। अब समझो मेरे पास कहीं से 2 लाख रुपए आ गए, तो मैं क्या करूंगा? किसी दो जनों के डिबेंचर खरीद लूंगा ताकि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैंने डिबेंचर खरीद के उसको क्या रख लिया अपने पास में? एज ए इन्वेस्टमेंट। तो लाइबिलिटी साइड में डिबेंचर दिख रहा है और एसेट साइड में क्या दिख रहा है? ओन डिबेंचर। मतलब दोनों एक ही है ना। अब मैं जब कैंसिल करूंगा तो क्या होगा? मेरा डिबेंचर भी खत्म हो जाएगा और मेरा ओन डिबेंचर भी खत्म हो जाएगा। अब बताओ इसको एंट्री कैसे याद रखनी है? डिबेंचर तुम्हारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। ओन डिबेंचर तुम्हारा एसेट है, उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। ये आया समझ में? ठीक है, द डिबेंचर्स वेर कैंसिल। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट कितना, देखो ओन डिबेंचर्स में कितना है? 2 लाख, और फेस वैल्यू उसकी कितनी है? 220। मतलब मेरे डिबेंचर 220 से कम होंगे, ओन डिबेंचर 2 लाख से कम होंगे, और बाकी का 20,000 जो है वो मेरा कैपिटल रिजर्व में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। फिर ना ये एक और अलग अलग ही है ये ना। ये क्या होता है देखो, बता, तूने पढ़ा है ना? बता। हाँ, ईसॉप क्या होता है बताओ? तुम लोगों को पता है ईसॉप क्या होता है? बताओ। हाँ, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ मैं।
एम्प्लॉइज को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम रेट पे हम लोग क्या देते हैं, शेयर्स देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज को मैं क्या कर रहा हूँ, कम रेट पे शेयर्स देता हूँ। जैसे यहाँ पे भी देखो, द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉइज एट रुपीज 20 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 30। मार्केट में 30 रुपए चल रहा है और मैं एम्प्लॉय को कितना दूंगा, 20 रुपए में। करेक्ट। दिस वाज इंक्लूडेड अंडर अंडर करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी मैंने इसकी क्या क्रिएट कर रखी है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी है। समझ में आ रहा है। और अब मैं क्या करूंगा बताओ, ये लाइबिलिटी में से हटा के मैं क्या इशू कर रहा हूँ, शेयर्स इशू कर रहा हूँ। तो एक बेसिक नॉर्मल एंट्री बताओ, मैं लाइबिलिटीज को हटा के शेयर्स इशू कर रहा हूँ, क्या एंट्री आनी चाहिए। मैं लाइबिलिटीज को हटा के करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मेरी बेसिक एंट्री आनी चाहिए। करेक्ट। ठीक है, मेरे शेयर से इशू हो रहे हैं और मेरी एक लाइबिलिटी खत्म हो रही है। अब ये मैं उनको दे कितने में रहा हूं, 20 रुपए में। लेकिन अपने शेयर्स की जो बेसिक प्राइस है वो कितनी है, 10 रुपया है। मतलब मैं इनसे भी प्रीमियम ले रहा हूं लेकिन मार्केट प्राइस से कम ले रहा हूं। तो अब मैं 10 रुपया प्रीमियम ले रहा हूं, तो बताओ वो कहाँ क्रेडिट होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम में। और इन सबसे मुझे क्या आएगा, पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब बताओ पूरी एंट्री क्या आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट। बस पास जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर बैलेंस शीट। चलो फटाफट से जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ। ना देखो डेट दिया है 1 अप्रैल 2011 है ना, तो हमें सीरियल नंबर नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, डेट लिखना है। सारी एंट्री उसी डेट पे पास करेंगे, 1 अप्रैल 2011 या 21 जो भी है। बताओ फर्स्ट एंट्री क्या था, हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करें। तो प्रेफरेंस शेयर्स देखो ऊपर क्या है, 9%। तो लिखो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू। हाँ कर सकते हैं ना, नहीं यहाँ नहीं लिख सकते सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार तो तुझे बताना पड़ेगा कि नहीं इतना मैंने प्रीमियम दिया है। समझ में आया। अब तो डायरेक्ट अगर कर देगा, सी इसको डायरेक्ट वैसे भी तो कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम टू बैंक। लेकिन नहीं, हम पहले एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं फिर उसको पे करते हैं। तो वैसे ही पहले प्रीमियम हमने क्रिएट किया, उसको फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। चलो प्रेफरेंस शेयर्स अपने थे कितने, हाँ ऊपर एक बार तुम लोग कर लेना, रुपीज इन लैक्स लिख लेना। प्रेफरेंस शेयर्स अपने 20 है ना, प्रेफरेंस शेयर्स 20 और प्रीमियम कितना है, 10%, तो कितना आएगा, 2। और ये 22। सेम डेट को नेक्स्ट एंट्री बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 22। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, शॉर्ट फॉर्म नहीं, शॉर्ट फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म। चलो नेक्स्ट, अब सेम डेट पे क्या आएगा बताओ। ये इक्विटी शेयर्स वाली एंट्री आ जाएगी अभी, बाईबैक वाली। तो लिखो, अपने को एंट्री पता है, पहले एंट्री लिख देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर
बताओ। प्रीमियम ऑन बायबैक, टू इक्विटी शेयर बायबैक, और नेक्स्ट एंट्री भी लिख लो क्या आएगी, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो देखते हैं। नाउ 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये 30 लाख आ जाएगा। और फिर एट 30 तो प्रीमियम कितना आएगा, 20। 10 का शेयर हम लोग 30 में बायबैक कर रहे हैं, तो 20 रुपीज तुम्हारा प्रीमियम आ गया। तो 3 लाख इंटू 20 कितना आएगा, 60 लाख। ठीक है, और 3 लाख इंटू 10 30 लाख। तो अपन फिगर्स लैख में लिखा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे 30, इसमें लिखेंगे 60, और इसमें आ जाएगा 90, और ये पैसा भी हम लोग दे देंगे 90। बताओ नेक्स्ट एंट्री। हाँ, अब चेक करते हैं अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, देखो 60 है ना। बोलो एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, दोनों राइट ऑफ करेंगे है ना, तो लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन redemption of preference shares to premium on buyback, और ये आ जाएगा 62, ये प्रीमियम 2 और ये प्रीमियम 60। नेक्स्ट बताओ, अभी मुझे क्या क्रिएट करना है, सीआरआर। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक है, अब सीआरआर कितने का क्रिएट होगा बताना जरा। प्रेफरेंस शेयर्स का कितने का होगा, 20। प्रेफरेंस शेयर्स 20 का और इक्विटी शेयर्स 30 का। करेक्ट, देखो 20 तो ये और 30 ये, तो 50। क्या एंट्री पास करेंगे बताओ। हाँ, वो भी एक एंट्री में और आएगा ना अभी नीचे, ये भी एक एंट्री नहीं आएगी एसओप वाली। हाँ, उसमें और आ जाएगा। हाँ, लिखना जरा एंट्री, क्या था, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 50। तो अपनी एंट्री ये हो गई, बाईबैक वाली हो गई। अब ये करनी है ना एक एंट्री, बताओ। एंट्री मैंने बता दी थी पहले, क्या आएगी एंट्री, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर, और जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में। तो चेक करते हैं अपना डिबेंचर्स कितना था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 3 ये 10% डिबेंचर, तो ये तो आ जाएगा 4, नहीं ये तो 4 लाख है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ तो लिखो एंट्री, बोलो। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स। एक में खाली ये देख लेना, इन्वेस्टमेंट ऑन ओन डिबेंचर्स तो नहीं है, ये लिखना इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स है ना, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, और टू
देखो डायरेक्ट कैपिटलिज्म भी कर सकते हैं या फिर पूरा लिख के प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, फिर वापस एक और एंट्री पास करो। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कर सकते हैं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, 220, तो यहाँ पे लिखना 220, इसमें आ जाएगा 2 और इसमें आ जाएगा 0.20। ठीक है, नेक्स्ट ना इसऑप वाली एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा लेकिन एक इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा ना, हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब ये लिखने के बाद अमाउंट बताओ मुझे। बताना जरा वापस। देखो अभी हम लोग खाली 50,000 के शेयर इशू कर रहे हैं। हाँ देखो, पहले इक्विटी शेयर्स में बताओ कितना आएगा, एक एक फिगर ढूंढ लो, बहुत इजी है। बताओ इक्विटी शेयर्स में कितना जाएगा, 50,000 इंटू 5 क्यों। हाँ 10 होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ। 50,000 इंटू 10 कितना आएगा, 5 लाख। तो इक्विटी शेयर्स में आ जाएगा 5, अच्छा तूने ऐसे 5 बोला, हाँ इक्विटी शेयर्स में 5 आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, 20 आएगा। 20, 5, 50,000 इंटू 20, हम लोग उनको कितने में दे रहे हैं। हाँ तो कितना आएगा, 50,000 इंटू 20 करना, 10। और करंट लाइबिलिटीज कितनी कम होगी, 5। और बैंक में कितना आएगा, 10। बस, अब तुम्हें क्या प्रिपेयर करना था शायद से, बैलेंस शीट। ये तुम लोग करोगे होमवर्क, या अभी कर ले फटाफट। चलो साथ साथ बैलेंस शीट बनाओ, मैं ओरली बता देता हूँ तुम्हें। बनाओ पूरा फॉर्मेट, ये पूरा बैलेंस शीट है, इसी में ओरली कर लेते हैं हम लोग। सारी चीजें आएगी, कुछ भी चीज खत्म नहीं हुई है, सारी चीजें लिखना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल,
पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो अब जिसके सामने नोट नंबर है वो लिख लो 1 2 3। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल से। तो नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1। बताओ नोट नंबर 1 में हेडिंग डालो पहले शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ये लिखो ऑथोराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर इसके नीचे लिखना इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। चलो बताओ पहले कितना था, 100, पहले था 100, अब इसमें क्या हुआ बताओ, तुम लोग ने एंट्री पास करी थी, चेक करो कितने से कम हुआ है, ये 30 से कम हो गए थे, फिर इसके बाद 5 से बढ़ गए थे, तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 30 से कम और 5 बढ़ गए थे, 75 लिखो, अमाउंट कॉलम में लिख लो 75। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये कैंसिल, ये आएगा ही नहीं, बस तो इसका टोटल 75, सीधा लिख दो ऊपर 75। अब बनाओ नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, एक एक लिखते जाओ, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, पहला लिखो कैपिटल रिजर्व। हाँ देखो पहले था 8, है ना, तो ब्रैकेट में दिखा देना ऐसा 8 प्लस कितना आया था, 0.20 से बढ़ गया, तो आउटर कॉलम में लिखना 8.20। ठीक है, फिर बताओ रेवेन्यू रिजर्व, हाँ लिखना, लेकिन ना रेवेन्यू रिजर्व लिखना, और ब्रैकेट में 50 था पहले, फिर कम भी 50 से हो गया तो आगे लिखना 0। फिर लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले था 60, फिर आया कितना और देखो, 60 में हाँ 10 और आया था, और गया कितना 62, 62 गया ना, बस तो लिखो आया 2, तो कितना बच गया 8, सिक्योरिटी प्रीमियम में 8, और नया कौन सा रिजर्व आया, CRR, तो यहाँ पे एक और चीज लिखना CRR, और उसका बैलेंस कितना आया 50। अब ये प्लस करो कितना आ रहा है, 66.2, इधर भी टोटल लिखना, और ऊपर भी यहाँ पे 66.2, 66.2। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स,
3, नोट नंबर 3 में जाके लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। उसमें लिखना 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर ब्रैकेट में। पहले था 4, फिर कितने से कम हो गया था 2.20, तो 4 में से माइनस 2.20, तो आउटर कॉलम में 1.80, ये जाके ऊपर भी लिख देना 1.80। ठीक है, अब ऊपर देखो ट्रेड पेबल्स, याद है तुम्हें ट्रेड पेबल्स में क्या हुआ था, 70 में से करंट लायबिलिटीज कम हो जाएगा तो 5 माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली 65, तो ब्रैकेट में दिखा देना बस। फिर बताओ पीपी में, हाँ टोटल कितना आया 208। अब पीपी में नो चेंज, तो लिख लो सेम 50। बताओ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंजेस, हाँ ना बेटा। ओन डिबेंचर्स कम हुआ था, वो इसी का पार्ट था इन्वेस्टमेंट, कितने से कम हुआ था 2 से, तो बाहर लिख देना 118। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये भी चेक कर लेते हैं। देखो पहले 142 था, क्या आया और क्या गया देखो। एक तो ये बैंक गया, 22 माइनस करो, फिर ये 90 माइनस करो, और ये 10 प्लस करना, क्या आ रहा है 40, तो इसके बदले लिखो 40, और चेक करो टोटल आ गया 208, ये आ गया 208। समझे, तो बैलेंस शीट को किस तरीके से अप्रोच करना है। चल अब कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग। देखो अभी के जो हम लोग ने 4 इलस्ट्रेशंस करे, एक बार चारों इलस्ट्रेशंस में देखो, एक बार हम लोग नजर घुमाएंगे। जो मेरा पहला इलस्ट्रेशन था, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, देखो फर्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर हम लोग ने कितने शेयर्स बायबैक करा है वो दे रखा था। हम लोग ने कितने शेयर्स बायबैक करे 20%। सेकंड में चेक करो, अगेन सेकंड में हम लोग ने कितने शेयर्स बायबैक करे, तो ये दिया था 50 लाख इक्विटी शेयर्स। थर्ड थर्ड क्वेश्चन में अगेन 20%। और अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी क्वेश्चन में दे रखा था कि हम लोग ने 3 लाख इक्विटी शेयर्स क्या करे थे, बायबैक करे थे। करेक्ट ना, ये तो हो गया कि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इतने शेयर्स बायबैक करना है। लेकिन अब जो एक क्वेश्चन आता है आगे, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ये हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कितने शेयर्स हमें क्या करना है, बायबैक करना है। ठीक है, अब बताओ ये कैसे लेंगे डिसीजन, ऐसे ही रैंडमली बताओ। नहीं यार चलो आज 200 शेयर्स बायबैक कर लेते हैं, आज 400 कर लेंगे, ऐसे करते करते तो क्या होगा, हम तो सारे शेयर्स बायबैक कर लेंगे। तो कुछ तो कंडीशंस होनी चाहिए ना कि हम कितने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा। किसका टेस्ट लेना है बताओ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टेस्ट लेना है नहीं। यहाँ पे तुम्हें 3 टेस्ट लेना है। अब वो टेस्ट क्या है समझना। देखो हम लोग याद है स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, अगर मैं इक्विटी शेयर्स को बायबैक करते गया तो गुस्सा किसको आएगा, डिबेंचर्स को। वो क्या बोलेंगे, भाई तुम हमारा पैसा नहीं दे रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, अपना पैसा निकाल निकाल के खाली करते जा रहे हो। कल को अगर तुम्हारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, हमको होगा। करेक्ट, तो डिबेंचर्स वाले एक रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं कि कितना तुम बायबैक कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है। देखो अब इसमें 3 टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट बहुत इजी है, सबसे पहला टेस्ट बहुत इजी है कि हमें कितना बायबैक करना है। इट इज इक्वल टू 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स।
मैक्सिमम तुम लोग कितना बायबैक कर सकते हो, तो इट इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको, तो हम लोग शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, शेयर आउटस्टैंडिंग, तुम्हारे पास जितने शेयर्स है उसका 25% तुम क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। ठीक है। सेकंड टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। बताना जरा ये अंग्रेजी वर्ड का मतलब क्या है, रिसोर्स। कहाँ से आएगा पैसा, मतलब है ना कितना पैसा तुम यूज करोगे, तो 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। अब बताओ शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या है, जरा बताना। हाँ मतलब इसमें शेयर कैपिटल आ गया, शेयर कैपिटल में कौन सा लेना है, पेड अप कैपिटल, प्लस याद रखना हम लोग सिर्फ कौन से रिजर्व्स लेते हैं, फ्री रिजर्व्स लेते हैं। कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व होगा तो वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये तो हो गया मेरे दो रिसोर्स टेस्ट, कौन सा, एक तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ये दो बहुत इजी है कि नहीं इजी। जैसे क्वेश्चन में दिया है 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये दो का अपन एक एग्जांपल लेके कर लेते। देखो बैलेंस शीट में मुझे दिया है 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, अमाउंट में कितना आएगा, 30 लाख। फिर मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या दिया है देखो, एक दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम जो दिया है 5 लाख, सीआरआर दिया है 10 लाख, रेवेन्यू रिजर्व ये दिया है 8 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये मुझे दिया है वापस से 6 लाख। ठीक है। अब बताओ पहला टेस्ट क्या कहता है, हाँ जितना मेरा इक्विटी शेयर्स है, मेरा इक्विटी शेयर्स कितना है, 3 लाख, 3 लाख का सीधा कितना, 25% कितना आ रहा है जरा बताना। हाँ 75,000 ना। हाँ फर्स्ट वाले में अमाउंट नहीं आता है, याद रखना फर्स्ट वाले में किस पे लेना है, शेयर्स पे लेना है, इसलिए ये 3 लाख पे ही निकालना है तुम्हें। तो तुम्हारा फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, 75,000 शेयर्स, ये तुम्हारा फर्स्ट का आंसर आएगा। देखो तीनों कंडीशन में अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ही फाइंड कर रहे हैं अपन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहता है बताओ, 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। अब बताओ मैं शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या लूंगा, अब यहाँ पे मुझे किस पे जाना है, अमाउंट पे जाना है। तो उसमें क्या क्या आएगा, ये 30 लाख आएगा, प्लस ये 5 लाख आएगा, प्लस ये रेवेन्यू रिजर्व आएगा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। कौन सा नहीं लेना है, तो सीआरआर, बिकॉज ये किसके लिए होता है, ये सिर्फ बोनस देने के लिए होता है, ये स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। अब ये प्लस करना जरा सब, 30 लाख प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 6 लाख कितना है टोटल, 49 लाख। तो उस 49 लाख का कितना लेना है तुम्हें, 25%, कितना आ रहा है, 12,25,000। ये 12,25,000 क्या आया, ये तुम्हारा अमाउंट आया है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आया ये, है ना। क्या पॉसिबल है क्या बताओ, 3 लाख शेयर्स है उसके सामने तुम 12,25,000 शेयर्स, नहीं ये अमाउंट आया है। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इस अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे बाई बैक प्राइस से। अब बाईबैक प्राइस देखो, चार क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, 10 रुपए का शेयर 30 में बाईबैक कर रहे हैं, 10 का शेयर 20 में बाईबैक कर रहे हैं, तो वो जो 20 और 30 वो क्या होती है, बाईबैक प्राइस होती है। या मान के चलते हम लोग 20 में बाईबैक करेंगे, तो 12 25 डिवाइड बाई 20, 61,250 शेयर्स। तो पहले वाले में शेयर्स कितना आए थे, 75,000 शेयर्स, दूसरे वाले में कितना है, 61,250 शेयर्स, आया समझ में। अब तीसरा, ये लिख लो पहले ऊपर एक बार, ये लिख लो इसमें से,
मेन लिख रहा ना, कौन सा लिखा आपने? ये फर्स्ट पॉइंट लिखा और ये सेकंड पॉइंट है ना, फिर ये भी लिख लेना कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या लेना है, बस एग्जाम्पल करना है। अपन क्वेश्चंस करेंगे वैसे भी, है ना, अपन क्वेश्चंस करेंगे उसमें आ ही जाएगा। अब थर्ड पॉइंट, हमें देखना है डेप्ट इक्विटी रेशो टेस्ट। ये थोड़ा सा टिपिकल है बस, बाकी फर्स्ट दो तो बहुत इजी देख लिया तुमने कैसे निकालना है। फर्स्ट में कैसे निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स पे निकालना है। सेकंड में पहले अमाउंट मिलेगा और फिर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, वो जो अमाउंट डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। अब तीसरा, डेप्ट इक्विटी रेशो। बताओ, ट्वेल्थ के एक रेशो वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला आता था, डेप्ट इक्विटी रेशो। क्या बोला, वापस बोला? एनसीएल नहीं था। हाँ, डेप्ट अपॉन इक्विटी, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। इसका स्टैंडर्ड रेशो क्या होता था बताओ, स्टैंडर्ड रेशो 2:1। 2:1 का मतलब क्या, बताओ, 2:1 का मतलब क्या? तो इसका मतलब क्या, तो तुम्हें फिगर बता रहे हो, 2 लाख डेप्ट और 1 लाख इक्विटी इशू कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए तो मैं मैक्सिमम 2 लाख तक ही क्या लूंगा, लोन लूंगा। क्योंकि अगर उसके ऊपर हो गया, मान लो समझो मेरे बिजनेस में लोन है 5 लाख और मैंने खुद का पैसा लगाया हुआ है 1 लाख, तो रेशो क्या आ गया, 5:1। तो बताओ ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होता है। क्यों, बताओ ये खतरनाक सिचुएशन क्यों है? करेक्ट, अगर मान लो बिजनेस में प्रॉफिट्स कम होते चले गए, क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो चलो डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले नहीं आएंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा तो ये तो आ ही जाएंगे डिबेंचर्स वाले, चलो भाई लाओ इंटरेस्ट लाओ, टाइम टू टाइम आएंगे। करेक्ट। और अगर जितना मेरा लोन फंड बढ़ते जाएगा, एक टाइम क्या आएगा कि सब पैसा कमा रहे, किस में दे रहे, इंटरेस्ट में दे रहे, है ना। तो आइडियल सिचुएशन क्या है, 2:1। अब ये थर्ड टेस्ट क्या कहता है, देखो जैसे अपना ये जो एग्जाम्पल चल रहा था, अब चलो इसके एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे सिक्योर्ड लोन एक और चीज ऐड कर देता हूँ, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर मैं ले लेता हूँ, बताओ फिगर, 50 लाख। मैं फिगर ले रहा हूँ 50 लाख, ठीक है। बताओ अभी मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, प्रेजेंट कंडीशन का डेप्ट इक्विटी रेशियो। 50 लाख डिवाइड बाई किससे करोगे, वही शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी फंड कितना है वो, 49 लाख। कितना आ रहा है, 1.02, मतलब आइडियल सिचुएशन है। 1.02 का मतलब आइडियल सिचुएशन है। अब तुम कितना मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, बताओ मैक्सिमम तुम कितना बाईबैक कर सकते हो एज पर माई कंडीशन नंबर 3। देखो कैसे समझना है, एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ पहले तुम कर लो जो कर रहे हो, मैं देखो क्या आता है, कहाँ से लाया जादुई फिगर 6 लाख। बताओ एनीवन, एक बेसिक फिगर बताओ खाली, कि हाँ सर इतना हम लोग बाईबैक कर सकते हैं, ताकि मेरा थर्ड कंडीशन सही रहे। थर्ड कंडीशन है क्या ये बताओ खाली, कितना होना चाहिए ये बताओ, 2:1। 50 लाख मेरा कितना है बताओ, लोन फंड है, तो मैक्सिमम में कितना कर सकता हूँ, 25 लाख तक रखो, बाकी सब बाईबैक कर सकता हूँ मैं। बाकी सब फॉर्मूला भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, नहीं समझे। देखो 50 लाख क्या है, मेरा लोन फंड है ना। 50 लाख मेरा लोन फंड है, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 25 लाख से, तो मेरा रेशो क्या आएगा, 2:1। इसका मतलब मैं, मेरे पास अभी कितना है, 49, कितना मैं बाईबैक कर सकता हूँ, 24 लाख में बाईबैक कर सकता हूँ।
समझ में आ रहा है? 24 लाख में बाईबैक कर सकता हूँ, है ना? पर ये 24 लाख राइट आंसर नहीं है। इसके लिए क्या दिया है? ये थर्ड टेस्ट दिया है। अब ये थर्ड टेस्ट में क्या करना है, एक बार फटाफट साथ साथ लिखते जाओ, फिर एक्सप्लेन साथ में करता हूँ, लिखते जाओ इसमें, है ना? ए हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि लोन फंड है कितना, प्रेजेंट लोन फंड। बी हम लोग फाइंड करेंगे मिनिमम शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक, मिनिमम शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक। देखो फिगर्स भी एज्यूम करो, लिखना मत। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? अगर मैं अपने एग्जांपल से लेके चलूँ तो 50 लाख। लोन फंड मेरे पास कितना है अभी? 50 लाख का है। मिनिमम शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक, शेयर होल्डर्स फंड मिनिमम कितना होना चाहिए? मैंने अभी बताया तुम्हें, 25 तो होना चाहिए। तो 25 वाला फिगर आएगा कैसे? ऊपर जो ए था उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये दो फिगर तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले वाले का आंसर क्या आ गया? 50 लाख। दूसरे वाले का आंसर क्या आ गया? 25 लाख। कैसे आया? ए डिवाइड बाय 2। तीसरा, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड, बताओ अपने एग्जांपल में आंसर क्या है? ये प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड 49 लाख। आ रहा है समझ में? अपने क्वेश्चन, अपने एग्जांपल के हिसाब से ये मेरा आंसर आ रहा है 49 लाख। अब लिखो डी, फ्यूचर शेयर होल्डर फंड। ये हम फाइंड करेंगे वर्किंग नोट से। फ्यूचर शेयर होल्डर फंड, ठीक है? कितना बायबैक करना मुझे नहीं पता, इसलिए फ्यूचर शेयर होल्डर फंड मैक्सिमम वर्किंग नोट से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लिखो मैक्सिमम परमिटेड बायबैक, इसको एक फिगर ले लो वाई, ये भी हम वर्किंग नोट से फाइंड करेंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, ये कैसे आएगा? ऊपर जो वाई का आंसर आएगा वो डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर, मतलब इतने शेयर्स हम लोग क्या करेंगे? बायबैक करेंगे। ये मेरे तीसरे टेस्ट का आंसर आएगा, ये वाला। और एग्जाम में ये इंस्टीट्यूट ही कहता है कि तुम्हें यही फॉर्मेट रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है तुम्हें। पहला क्या लिखना है? लोन फंड। सेकंड क्या लिखना है? मिनिमम शेयर होल्डर्स फंड आफ्टर बायबैक। ये दोनों कंडीशन तुम्हें इजीली मिल जाएगी। थर्ड, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड, ये भी तुम्हें फिगर आराम से मिल जाएगा। चौथा, पांचवा, छठा तुम्हें फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने का जो तरीका है वो भी फिक्स है, वो भी तुम्हें एज इट इज ही यूज करना है। ठीक है? चलो वो कल लिखेंगे, है ना? आगे वाला पोर्शन कल करेंगे। ठीक है?